नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हरियाणा से करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विधायक और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ये बैठक करने वाले हैं। बैठक में हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव और बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। बजट सत्र और लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ इस आम खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करें। अनिल, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज मुख्यमंत्री की कई अहम बैठकें हैं। इनमें एक बैठक ये भी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री बीजेपी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे बजट सत्र को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। आप तफसील से बताएं अनिल, क्या जानकारी है आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी के सभी विधायकों मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक शुरू हो चुकी है। कल देर शाम सभी विधायकों को संदेश आया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह 9:30 बजे बैठक करेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद है, बीजेपी के तमाम मंत्री मौजूद है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव और बजट सत्र को लेकर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय खोल दिए है। बीजेपी और भी जो आगामी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कर रही है। गांव चलो कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बीजेपी विधायकों से गांव चलो अभियान को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा बजट सत्र हरियाणा का आ रहा है। 20 तारीख से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 23 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। तो ऐसे में बजट से विधायकों को किस तरीके से अपेक्षाएं हैं, बजट को लेकर विधायकों से मुख्यमंत्री ने पहले ही सुझाव मांग रखे हैं। तो बैठक के जरिए भी कहना कि मुख्यमंत्री बजट सत्र को लेकर विधायकों से चर्चा कर सकते हैं। यानी जो आज की बैठक है, कई अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री, चाहे लोकसभा चुनाव है, चाहे जो आगामी कार्यक्रम है गांव चलो कार्यक्रम की अगर बात करें, बजट सत्र की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री विधायकों से चर्चा करेंगे। ठीक है अनिल, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम यहाँ और फिर वापसी करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर की। बता दें आपको कि चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई और बैठकें भी होने वाली हैं। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों के साथ बैठक करेंगे और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुख्यमंत्री जनता से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे सीएम कैंप ऑफिस में गृह विभाग की बैठक लेंगे और किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर उनकी इस बैठक पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से दे रहे आपको ये बड़ा अपडेट। वहीं बुधवार को डीजीपी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली थी। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक करेंगे। वहीं HKRN को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। तो आज कई बैठकें करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शाम 5 बजे परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक करेंगे और शाम 4 बजे गृह विभाग के साथ उनकी आम बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और दोपहर 12 से 2 बजे तक जनता से मिलेंगे मुख्यमंत्री। शाम 4 बजे कैंप ऑफिस में गृह विभाग की बैठक लेंगे और इस दौरान किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर चर्चा की जा सकती है गृह विभाग की बैठक में। सूत्रों के हवाले से दे रहे आपको एक बड़ा अपडेट। स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री की कई अहम बैठकें होने वाली हैं और आज की ये बैठकें काफी अहम है। गृह विभाग के साथ उनकी बैठक होगी, फिर 12 से 2 बजे तक जनता के साथ मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे भी एक बैठक होने वाली है। तफसील से बताइए आज के पूरे शेड्यूल के बारे में जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल मुमताज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है और आज कई बैठकें मुख्यमंत्री की सुबह 9:30 बजे से लेकर के आज देर शाम तक रहने वाली है।
मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो सबसे पहली बैठक 9:30 बजे बीजेपी विधायक मंत्रियों के साथ है, जिसमें तमाम जो मुद्दे हैं, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल बोर ने भी बताया, उन सभी मुद्दों को लेकर के जो चर्चा है वो रहने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी जो बैठकें हैं, आम जन से मिलने को लेकर के जो बैठक है वो 12 से 2 बजे तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो है रहने वाली है। आम जन के साथ मुख्यमंत्री रूबरू होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण आज की बैठक है वो गृह विभाग के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक है, जो कि शाम 4 बजे होनी है। इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृह विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो डीजीपी हैं, उनके साथ एक बैठक जो है करने जा रहे हैं। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन 2 को लेकर के जो कॉल पंजाब के किसान संगठनों की तरफ से दी गई है, इसके अलावा भी कई और संगठन जो है इसके अंदर शामिल होने की बात कही जा रही है। हिमाचल से भी एक किसान संगठन के इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। तो किसान आंदोलन 2 का जो कूच है, दिल्ली कूच, वो कहीं ना कहीं हरियाणा के रास्ते से होकर के निकलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में 13 तारीख की जो ये कॉल है, उसमें आम जन को किसी प्रकार की समस्या ना हो, कानून व्यवस्था को किसी प्रकार से हाथ में ना लिया जाए, रोड जाम जैसी स्थिति ना बने, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान जो है वो ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने को लेकर के हरियाणा सरकार बड़ी ही संजीदगी के साथ पहले से इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रही है। और इस बात को लेकर के भी तैयारी की जा रही है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार का अगर कोई कूच होता है तो उसमें आम जन को समस्या ना हो। इसी के साथ साथ सोनीपत के अंदर, जहां इसी बात को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगा दी गई है, अंबाला के अंदर अगर हम बात करें तो इसी को लेकर के जो मॉक ड्रिल है वो इससे पहले किया गया था, ताकि आने वाले समय में अगर जो जैसे भी निर्देश सरकार के रहने वाले हैं उनकी पालना जो है वो पूरे तौर पर की जा सके और किसी भी प्रकार से कानून को कोई हाथ में ना ले सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरे तरीके से अलर्ट पर है और इसी बैठक में इन तमाम दिशा निर्देशों को लेकर के पूरी जो चर्चा है वो रहने वाली है। जिस तरीके की जानकारी हमारे सूत्रों ने हमें दी है उसके मुताबिक डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से पुलिस अधीक्षकों के साथ भी इसी मसले को लेकर के एक बैठक कल की गई थी, जिसमें उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, पंजाब से लगते इलाकों के अगर किसान आते हैं तो उसमें आम जन को कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन किस तरीके से तैयार है, इसको लेकर के पूरी मुस्तैदी जो है वो पुलिस अपनाए रखे, इसके दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और अहम खबरें भी जितेंद्र हमें मिल रही है जिनके जरिए हम अपने दर्शकों को तमाम तफसील बताएंगे। आपसे जुड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बम्पर आवेदन आए हैं। हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं ने आवेदन किया है। इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से आवेदन किया है। 300 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस की तरफ से आवेदन मांगे गए थे। अब हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 300 से ज्यादा आवेदन आए हैं। पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुके कई नेताओं ने भी फिर से आवेदन किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जानकारी दी। जितेंद्र हेड हमारे स्टेट हेड लगातार बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस उलझ गई है अपने आप में ही। क्या कांग्रेस का क्रेज प्रदेश में, सूबे में कम हुआ है? लेकिन ये आवेदन देखकर लगता है कि ऐसा फिलहाल तो नहीं है। क्या कहते हैं जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल आवेदन की अगर हम बात करें तो करीब 25 से 30 आवेदन जो है वो एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आए हैं। 7 फरवरी को शाम 5 बजे तक का वक्त इसको लेकर के रखा गया था मुमताज, और सबसे कम आवेदन रोहतक लोकसभा सीट पर आए हैं। 3 जो आवेदन है वो रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र हुड्डा समेत आए हैं, और सबसे अधिक आवेदन की अगर हम बात करें तो वो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पर आए हैं। करीब 80 के आसपास जो आवेदन है वो केवल सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में लड़ने वाले दावेदारों के कांग्रेस के पास आए हैं। तो इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो है एक ही सीट पर दावेदारों की जो है वो कमी नहीं है। लोकसभा की 10 सीटों पर जिस तरीके से 300 से भी अधिक जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले हैं, और ऐसी स्थिति में अब सर्वे कराया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो पूरे तौर पर सटीक बैठता है जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर, और मौजूदा परिस्थिति के अंदर जो है 10 की 10 सीटें जो भाजपा के पास है उनमें से कितनी सीटें कांग्रेस अपने पाले में कर सकती है। इन आवेदकों के साथ साथ अब इनका सर्वे कराने का काम किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है मुमताज की जो बड़े दिग्गज है उन्होंने आवेदन जो है वो नहीं किया है। रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी जैसे जो नेता हैं उनकी तरफ से आवेदन देखने के लिए नहीं मिला है। तो कुछ नेताओं की तरफ से अपने जो बेटे हैं उनको आगे बढ़ाने का जो काम है
वो इन आवेदनों के अंदर देखने के लिए मिला है। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप ने विजय प्रताप से आवेदन जो है इसको लेकर के कराया है। संपत सिंह ने भी अपने बेटे को आवेदन कराया है। कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा की तरफ से भी इसी प्रकार से आवेदन जो है वो किया गया है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है इन तमाम आवेदनों के अंदर देखने के लिए मिला है, जिसमें एक और जहां जो बड़े दिग्गज हैं वो अपनी दिलचस्पी किस तरीके से आने वाले क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी किसी अन्य तौर पर देखते हैं। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो है बड़ी तादाद में एक ही सीट पर जो आवेदक है लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को लेकर के ऐसी एक बड़ी फहरिस्त जो है कांग्रेस में देखने के लिए मिली है। आपने जो फहरिस्त 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो है उनकी 300 से अधिक तक जाते हुए नजर आती है। जी, देखते हैं अब टिकट के दावेदार कौन कौन बनते हैं, इनमें किसको कांग्रेस भरोसा जताकर लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी 10 सीटों पर। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इन खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। और इस बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। विधानसभा के बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। कल हुई थी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसके कई कारण हैं। आज विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी कल, जाहिर सी बात है बजट सत्र को लेकर ही रणनीति बनाई गई और सबसे बड़ी बात निकलकर सामने ये आई जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा विपक्ष। बजट सत्र के दौरान कौन कौन सी दलीलें दी गई, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से क्या जानकारी अनिल आपके पास, तफसील से बताएं। देखिए मुमताज, जो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है, बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। और जो कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, इस बैठक के बाद बिल्कुल साफ हो चुका है कि हरियाणा का जो बजट सत्र है काफी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि बजट सत्र में कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। बड़ी बात है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की गई। उनकी तरफ से बताया गया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, रोजाना क्राइम से जुड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सदन में कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। इसी को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अब देखना यह होगा कि सदन में कांग्रेस की तरफ से कब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सबसे पहले स्पीकर क्या उस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर करते हैं, नहीं करते हैं। हालांकि कल देर शाम एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। वो बैठक जो थी वो बजट सत्र को लेकर बैठक बुलाई गई थी कि बजट सत्र को लेकर किस तरीके की जो है बजट सत्र रहेगा, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। उसके बाद मीडिया से बातचीत की और स्पीकर की तरफ से बताया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव जो हरियाणा में जो एक संख्या है विधायकों की, उसके लिए उस लिहाज से 15 विधायकों का समर्थन करना जरूरी होता है। कांग्रेस के पास 15 का आंकड़ा तो आराम से है, क्योंकि कांग्रेस के 30 विधायक है, तो कांग्रेस आराम से अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पास कांग्रेस का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस के पास उतना आंकड़ा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाकर जितने भी विपक्षी नेता, चाहे अभय चौटाला है, कुछ निर्दलीय विधायक है, उनको कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहां पर खड़े नजर आते हैं। अभय चौटाला अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के साथ नजर आते हैं, सरकार के खिलाफ नजर आते हैं। जेजेपी तो सरकार में ही है, जेजेपी को लेकर भी कहीं ना कहीं एक जो भूमिका है, जो विपक्ष है कांग्रेस है, वो देखना चाहते हैं कि जो तमाम विपक्षी विधायक है, चाहे हम इनेलो की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, बलराज कुंड की बात करें, दूसरे निर्दलीय विधायकों की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कहना कि कांग्रेस एक विपक्षी विधायकों का भी लिटमस टेस्ट देखना चाहती है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव है इतनी आसानी से पास नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन कांग्रेस हमलावर होने की कोशिश करेगी सरकार पर, ये जाहिर सी बात है। अनिल आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम यहाँ। हरियाणा विधानसभा में उच्च स्तरीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई और बैठक के बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी कि बैठक आगामी सत्र को अच्छे तरीके से चलाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कुछ सुझाव भी आए। अनिल मोर बने हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ। अनिल, ये आला सती बैठक कल हरियाणा विधानसभा में आयोजित की गई थी।
स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सब लोग इस बैठक में थे। जाहिर है बजट सत्र आने वाला है और उसी को लेकर चर्चा हुई। कुछ मशवरे भी आए हैं, स्पीकर ने यह भी बताया। आप तफसील से बताइए कैसी रही बैठक। देखिए, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र सुचारू तौर पर कैसे चले, इसी को लेकर ये बैठक थी। कल देर शाम स्पीकर कार्यालय में बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में यही चर्चा की गई कि जो बजट सत्र है, बजट सत्र सुचारू तौर पर कैसे चले। इस बैठक में ये भी समीक्षा की गई है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है विधानसभा की, वो किस तरीके से रहेगी, क्योंकि फैसला लिया गया है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था मुमताज संसद में बड़ी घटना घटी थी। ऐसी घटना और कहीं पर ना उसकी पुनरावृत्ति हो, इसी को लेकर हरियाणा विधानसभा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। बैठक में के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से मीडिया से बातचीत की गई। बताया गया है कि 20 तारीख से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 20 तारीख से जब बजट सत्र शुरू होगा, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 20, 21, 22 इन 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। फिर 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। हालांकि जो बजट सत्र की जो एक अवधि किस तरीके से रहेगी, वो जो फाइनल मुहर बीएससी की बैठक में लगेगी। आने वाले दिनों में बीएससी की बैठक होगी, बीएससी की बैठक में उस पर मुहर लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कल जो बैठक बुलाई गई थी, उस स्तरीय बैठक थी, उस स्तरीय बैठक में कहीं ना कहीं यही चर्चा की गई कि बजट सत्र को लेकर किस तरीके से कहीं ना कहीं जो एक सुचारू तौर पर बजट सत्र चले, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। बेहद शुक्रिया अनिल आपका इन खबरों की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। एसएमसी शिक्षकों की पेन डाउन हड़ताल जारी है। यहां ठोस नीति न बनने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। 9 फरवरी की कैबिनेट बैठक का इंतजार किया जाएगा। सब कमेटी की बैठक में अपनी मांगे रखी उन्होंने। अब 9 फरवरी की कैबिनेट बैठक का इंतजार किया जाएगा हिमाचल प्रदेश। एसएमसी शिक्षक और कंप्यूटर टीचर्स पेन डाउन हड़ताल पर है। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर बने हुए हमारे साथ। प्रदीप, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एसएमसी शिक्षकों की पेन डाउन हड़ताल जारी है। इंतजार अब 9 फरवरी का है, जबकि कैबिनेट बैठक होगी। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में 2500 के करीब एसएमसी शिक्षक है जो स्कूल प्रबंधन समिति के तहत लगे हैं और 2012 में इनकी नियुक्तियां हुई थी, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बनी है और कम वेतन पर इन्हें काम करना पड़ रहा है। और इसी वजह से इन्होंने क्रमिकल पहले शुरू किया था और आज से अब पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। और पिछले कल हालांकि जो एसएमसी शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक हैं, उनके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी जो गठित की गई, उसकी बैठक भी हुई है। लेकिन उसमें कुछ सुझाव, कुछ सिफारिशें कमेटी की तरफ से तय की गई हैं और वो अगले कल जो कैबिनेट बैठक होने वाली है शिमला में, उसमें उन सुझावों को रखा जाना है, उन सिफारिशों को रखा जाना है। उसमें कुछ विकल्प भी दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच जो एसएमसी शिक्षक है प्रदेश का, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि जब तक हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं मिलती है और कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम पेन डाउन स्ट्राइक जारी रखेंगे। यानी आज से ये पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी और देश में जो दूरदराज क्षेत्रों में सरकारी स्कूल हैं, जहां पर एसएमसी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, वहां पर पढ़ाई बाधित हो सकती है। क्योंकि एसएमसी शिक्षक ऐसे स्थानों पर किए गए हैं जो बहुत ही दूरदराज है प्रदेश के। ऐसे स्कूल जहां पर सड़क मार्ग तक नहीं पहुंच पाती, सड़क मार्ग तक नहीं है, ऐसे स्कूलों में एसएमसी शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके साथ जो एसएमसी शिक्षक है वो लगातार अपने लिए मांग करते रहे कि हमारी स्थायी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जैसे पूर्व में भी देखा गया है। और इनका कहना था कि हमारी जो भर्तियां हुई है जी, आरएनपी रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक ही उस वक्त ये भर्तियां और सारे जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन है, उसको ये पूरा करते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कैबिनेट बैठक में कैबिनेट सब कमेटी है, ये क्या अपना वहां पर सिफारिशें रखती हैं और जो 4 विकल्पों का जिक्र होता है वो कौन से विकल्प रखे जाते हैं, और उसके बाद क्या एसएमसी शिक्षक उन विकल्पों में से किस विकल्प को चुनेंगे या मानते हैं बात को या नहीं मानेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूर है अब डाउन स्ट्राइक, कक्षाओं का बहिष्कार जो शिक्षकों की तरफ से कर दिया गया है। जी ठीक है प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और अब हम रुक करेंगे उत्तराखंड का अपने इस खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। 80% बहुमत के साथ विधानसभा में बिल पास हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, और उत्तराखंड ने इसी के साथ इतिहास रच दिया है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास कर दिया गया उत्तराखंड विधानसभा में। 80% बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ
और इसी के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जिसने यूसीसी बिल को पास कर दिया है। नासिर हुसैन मेरे साथी इस खबर पर मेरे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। नासिर, ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करा के पहला राज्य बन गया देश का इस तरह से, और 80% बहुमत के साथ बिल पास हुआ। नंबर गेम यही कह रहा था, लेकिन विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। अभी बताइए क्या चर्चाएं हैं इस बिल के पास होने के बाद उत्तराखंड में? देखिए मुमताज, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 2 दिन तक सदन में चर्चा चली और उसके बाद आखिरकार लंबी चर्चा के बाद ये बिल कल शाम करीब 6 बजे के आसपास पारित हो गया है। बिल पारित होने के बाद, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस बिल को लेकर कही। उनका कहना था कि बहुत जरूरी था और संविधान में इस तरीके से लगातार कई ये बात बार बार कही गई थी कि जो संविधान है उसके मुताबिक एक जैसा कानून पूरे देश में होना चाहिए, और इसीलिए उत्तराखंड ने शुरुआत कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने वायदा किया था कि वो जब उनकी सरकार बनेगी तो वो राज्य में सबसे पहले यूसीसी बिल लाएंगे, और उनकी सरकार ने जो वायदा किया था वो उन्होंने पूरा किया है। यूसीसी के आने के बाद अब बहुत सारी चीजें बदलेंगी उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि अभी फिलहाल उत्तराखंड राज्य के लिए यूसीसी को लाया गया है। बाद में उम्मीद ये है कि अन्य राज्य भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड के लिए लाया गया तो उत्तराखंड में एक जैसा कानून, कई जो कुरीतियां हैं वो दूर होंगी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल आने से महिला सशक्तिकरण में राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यूसीसी को लाने के लिए जो वायदा उत्तराखंड सरकार ने किया था उस पर कहीं ना कहीं खरा उतरी है, और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अपने वायदे के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काम किया है और राज्य में जल्द ही लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में सरकार अगर अपने वायदे पर खरा उतरती है, जाहिर तौर पर लोग सरकार पार्टी के साथ जुड़ते हैं। तो अब जिस तरीके से यूसीसी आ गया है, और यूसीसी आने के बाद हालांकि यूसीसी में को लेकर के कांग्रेस की तरफ से विरोध भी किया गया था, और बार बार ये बात कही जा रही थी कि जो यूसीसी आया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए, और उसके बाद जब प्रवर समिति इन कमियों को रखेगी सामने और इन कमियों को दूर कर लिया जाएगा, उसके बाद इसको राज्य में लाया जाए। उससे पहले इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए। और बहुत सारी कमियां जो विपक्ष है उन्होंने इस कानून में कल 2 दिन तक जो चर्चा चली उसमें गिनाई। जी, तो नासिर, जाहिर सी बात है अब इसके बाद चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। अब इंतजार राज्यपाल की मंजूरी करेगा और उसके बाद ही ये बिल कानून बन जाएगा। तो अब विपक्ष की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि अब तो बिल तो पास हो गया, अब इसे कानून बनने में बस राज्यपाल के हस्ताक्षर बाकी हैं। लेकिन मुझे लगता है चुनाव में भी विपक्ष इस मुद्दे पर बार बार बात करता रहेगा। नासिर, देखिए कल कानून पास हो गया है, हालांकि अभी कानून नहीं बना है, अभी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी है, लेकिन कल सदन में जिस तरीके से तमाम तरह के सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए गए, आज कई जगहों पर कांग्रेस इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। अलग अलग जिलों में, अलग अलग बड़े मुख्य शहरों में इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। किस तरह के सवाल विपक्ष उठाता है, क्या सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर के जाता है या नहीं जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कई जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष ने गिनाई है, और विपक्ष का कहना है कि जो कानून बनाया गया है वो सही नहीं है, और इसलिए इसकी जो कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। इस तरह की बातें विपक्ष के द्वारा की जा रही है। फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी मिलने का इंतजार है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा, और इसमें किस तरह की चीजें या किस तरह की दिक्कतें सामने आती है देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, इंतजार करना होगा उस वक्त का नासिर, और देखते हैं क्या सूरत हाल होगी यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में। बेहद शुक्रिया आपका नासिर इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और अब हम रुक करेंगे पंजाब का। पंजाब में धान के सीजन के दौरान बिजली की दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने गोइंदवाल थर्मल प्लांट का पोजेशन हासिल कर लिया है। थर्मल प्लांट को नए सिरे से चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जून से चलाया जा सकता है गोइंदवाल थर्मल प्लांट। तो पंजाब में अब धान के सीजन के दौरान इस बार बिजली की दिक्कत का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने गोइंदवाल थर्मल प्लांट का पोजीशन ले लिया है। हरसिमरत कौल मेरे साथी जुड़ गई मेरे साथ। हरसिमरत, हर साल धान की सीजन में किसानों को बिजली की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार बड़ा फैसला किया है सरकार ने। गोइंदवाल थर्मल प्रोजेक्ट का पोजीशन हासिल कर लिया है जो जून से शुरू हो जाएगा।
लिहाजा उम्मीद है कि किसानों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। हरसिमरत, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि गोइंदवाल थर्मल प्लांट जो है उसको मुख्यमंत्री ने न्यू ईयर का तोहफा दिया था सभी पंजाब वासियों को, और अब इससे जो फायदा है वो अब धीरे धीरे जो है शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि जून महीने में बताया जा रहा है कि ये थर्मल प्लांट जो है वो शुरू किया जाएगा और इसको तकरीबन 1080 करोड़ रुपए से खरीदा गया है। आपको बताएं कि पहली बार किसी सरकार ने ऐसा किया है जब कोई प्राइवेट थर्मल जो है सरकार ने खरीदा है और उससे जो फायदा है आम लोगों को होने वाला है। आपको बता दें कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री भगवंत मान की खडूर साहिब में रैली होगी, जहां पर इसको लोगों को समर्पित किया जाएगा और जल्द ही इससे काम शुरू हो जाएगा। 584 मेगावाट की इसकी जो बिजली सप्लाई की ताकत है वो रहेगी। कहा जा रहा है कि उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से देखा गया कि पंजाब में मुफ्त बिजली दी जा रही है पिछले कुछ समय से, जब से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी एक गारंटी को पूरा किया है, तब से एक महीने की तकरीबन 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाती है। 2 महीने की 600 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, जिसके हिसाब से बिल आता है। और पूर्ति के लिए जो है उसके ध्यान में रखा जा रहा था कि हालांकि बिजली जो है वो भी पैदा तो की जा रही थी। इसी तरह मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जैसे कि पहले भी बताया था कि पछवाड़ा कोल माइन है झारखंड में, जहां से कोयला आता है, तो पंजाब के पास कोयला जो है वो भी ज्यादा मात्रा में और बिजली उत्पादन जो है उसमें भी ये काफी जो बड़ा क्षेत्र है वो कवर करेगा, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में बिजली उत्पादन अब हो रहा है उसके बाद इस गोविंदवाल यानी खुशखबरी हरसिमरत, पंजाब के धान किसानों के लिए अब उन्हें बिजली की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, सहूलत से फसल उगा सकेंगे और उसे हार्वेस्ट कर सकेंगे। बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस बेहतरीन खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।